वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है डिस्काउंट छूट का, दूसरा टॉपिक है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का, और तीसरा टॉपिक है टैक्स का, कर का। अब कर कौन कौन से होते हैं? सेल टैक्स, वेट, और अब जो नया टैक्स लगता है उसकी बात कर लेते हैं जीएसटी। तो सबसे पहले बात करूंगा छूट की, डिस्काउंट की कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट की डेफिनेशन लिखी है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। बट्टा भी बोलते हैं इसे हिंदी में। डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट इज ए रिड्यूसिंग गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो रिडक्शन है, जो आपको माइनस करके, जो मार्क प्राइस से माइनस करके आपको जो आपकी वस्तु है वो खरीदते हो आप, उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। जो माइनस हुआ, जो अमाउंट माइनस हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट के जो कुछ फॉर्मूले हैं उनकी बात करते हैं हम। डिस्काउंट के फॉर्मूले हैं जब आपको डिस्काउंट का अमाउंट क्या करना हो? फाइंड करना हो। तो डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करने के लिए आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि 5% डिस्काउंट से आपको क्या मिली है? 100 रुपए की वस्तु मिली है। वस्तु का मार्क प्राइस जो छपी हुई मूल्य थी वो क्या है? मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या होता है? जो वस्तु के ऊपर आपके मूल्य लिखा हुआ होता है या प्राइस लिखी हुई होती है वो क्या होती है? मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य होती है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ होगा आपको, या फिर क्या दिया हुआ होगा? क्रय मूल्य दिया हुआ होगा। अब आपको छूट हमेशा प्रतिशत के अंदर दी हुई होगी। अब प्रतिशत के अंदर आपको छूट है, डिस्काउंट है, वो परसेंटेज में गिवन होगा, और परसेंटेज में गिवन है तो आपको उस परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रतिशत में गिवन है आपको छूट, और उसको क्या करना है? अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो छूट का मूल्य क्या हो जाएगा? छूट का मूल्य बराबर अंकित मूल्य का मूल्य का छूट प्रतिशत। ये हो गया छूट प्रतिशत और ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का छूट प्रतिशत, जो आपको परसेंटेज गिवन है वो मार्क प्राइस पे आप क्या कर लोगे? उसको कैलकुलेट कर लोगे। का मतलब होता है इन दोनों के बीच में मार्क प्राइस एमपी मल्टीप्लाई, और जो छूट है परसेंटेज है उसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, और अपॉन में क्या लिख दो? 100 लिख दो। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफ एमपी। तो इस लाइन का मतलब क्या है? परसेंटेज और एमपी के बीच में क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस ऑफ की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। एमपी मल्टीप्लाई छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, और ये क्या हो गया? डिस्काउंट परसेंटेज, और अपॉन में क्या आएगा? इसके 100। तो क्या आ जाएगा? आपके जो अमाउंट है, किसका? जो अमाउंट है आपका डिस्काउंट का अमाउंट है, मान लो 10% का डिस्काउंट हुआ तो उसका अमाउंट क्या है? कितने रुपए बने 10% के हिसाब से, वो क्या आ जाएगा? आपके इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। अब बात करता हूं कि ये तो हो गया पहला फॉर्मूला आपका। दूसरा फॉर्मूला होगा कि दूसरा फॉर्मूला है जब आपको क्या गिवन हो? अंकित मूल्य और छूट आपको पता हो तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचेगा या आप कितने रुपए में खरीदोगे उसकी बात करते हैं। विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य बराबर होगा आपका अंकित मूल्य। अब आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब डिस्काउंट क्या होता है? अंकित मूल्य से माइनस होता है छूट का मूल्य। छूट का मूल्य आपके क्या होता है? माइनस होता है छूट का
मूल्य क्या होता है, कम होता है, छूट हमेशा कम होती है, इसीलिए क्या करते हैं, अंकित मूल्य से माइनस करते हैं। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो एमपी से माइनस करते हैं तो अपनी क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस, या कितने रुपए में हम खरीदते हैं वो क्या आ जाती है, प्राइस आ जाती है। डिस्काउंट के बाद कितने रुपए अपने को देने पड़ते हैं वो एसपी अपने गिवन हो जाता है। अब बात करूं, आपके क्या हो, गिवन हो कि छूट का मूल्य गिवन हो और अंकित मूल्य गिवन हो, तो आपको पूछ ले कि कितने परसेंट आपको क्या मिली, छूट मिली। तो छूट कैसे निकालोगे, या परसेंटेज ऑफ, छूट प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रतिशत बराबर क्या करोगे, पहले लिखोगे आप छूट का अमाउंट, छूट का मूल्य बटा अंकित मूल्य, और गुणा क्या करोगे 100, और आगे साइन लगाओगे प्रतिशत का। क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अपॉन एम पी मल्टीप्लाई 100, और आगे किसका साइन, परसेंटेज का साइन। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दो अपने को टर्म चाहिए, दो मूल्य चाहिए। एक तो अंकित क्रय मूल्य, जिधर से हम खरीदते हैं, और फिर जिधर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए खरीदना भी जरूरी है और बेचना भी जरूरी है। जिस प्राइस पे वो खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पे वो बेचता है उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो पहली आपके क्या यूज में होगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को एसपी से और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, जो पहला टॉपिक है इन दोनों में, प्रॉफिट, उसकी बात कर लेते हैं। तो लाभ कब होता है, बात करता हूं कि लाभ कब होता है, लाभ कि प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी क्या हो, ज्यादा हो सीपी से, कि मैंने 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 110 में बेची, तो क्या होगा, मेरे को लाभ होगा। जो बेचने वाला मूल्य है, जो हम सेल करते हैं, वो आपके प्राइस है, वो क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, आपको हमेशा आपकी डील में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि किसी डील में अपने को प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो क्या होता है, तो लाभ होगा, लाभ होगा। इफ एसपी क्या हो, ज्यादा हो सीपी से, देन क्या होता है, देन प्रॉफिट, क्या होगा, अपने को प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, इन दोनों में बोला कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो इनका जो डिफरेंस है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो पहला जो फॉर्मूला है लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले और आते हैं।
जब आपको एसपी और सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो आप ये सूत्र लगाओगे। जब आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो और पूछ ले विक्रय मूल्य कितना हुआ, 100 में खरीदा, 10 रुपए का लाभ कमाया और आगे बेच दिया तो कितने रुपए में बेचा, तो वो ज्ञात करते हैं। तो जब आपको विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस पूछे तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य प्लस क्या करना है, लाभ करना है। इफ यू हैव सेलिंग प्राइस, नहीं, इफ यू फाइंड सेलिंग प्राइस देन सीपी प्लस प्रॉफिट, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। यू गिवन सीपी एंड प्रॉफिट देन यू फाइंड एसपी, पुट दिस फॉर्मूला। अब बात करता हूं, हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, लाभ निकाल लिया। अब बात करते हैं, आपको बोल दिया कि मैंने 100 में बेची और उसके ऊपर 10% लाभ कमाया, तो पीछे से कितने रुपए में खरीद के लेके आया। तो उसकी बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, कि क्रय मूल्य क्या होगा। जब आपको दिया है कि विक्रय मूल्य और लाभ, तो हम क्या करते हैं, लाभ को हमेशा विक्रय मूल्य से कम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब बात करता हूं कि जब हम काउंट करेंगे कि आपको प्रतिशत दिया हुआ हो कि लाभ का प्रतिशत निकालो, कि लाभ का प्रतिशत निकालो या प्रतिशत दिया हुआ है लाभ निकालो, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जब आपको क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य आपको कुछ मानना पड़ेगा, एक्स मानो चाहे वाई मानो चाहे जेड मानो चाहे 100 रुपए मानो, और उसी के आधार पे आपको लाभ निकालना पड़ेगा और आगे विक्रय मूल्य की आपके क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। तो लाभ या हानि या छूट जो भी है, आपके छूट किस पे, मार्क प्राइस पे, लाभ और हानि किस पे काउंट होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात होगी। तो क्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्या दिया हुआ हो, आपके लाभ का प्रतिशत दिया हुआ हो, तो हम लाभ का जो मूल्य है वो कैसे निकालेंगे। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र जब आपको क्या पता हो, क्रय मूल्य या फिर लाभ प्रतिशत, सॉरी क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्या लिखा, लाभ बराबर प्रॉफिट अमाउंट या प्रॉफिट बराबर परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी। इसका मतलब क्या है, आप जो सीपी आपको गिवन है उसको सीपी मल्टीप्लाई जो आपके परसेंटेज गिवन है प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन क्या करोगे, 100 करोगे। इसका मतलब ये है, जब भी परसेंटेज निकालना हो, मैंने आपको 8.1 में बताया था कि जब परसेंटेज निकालना हो x का y%, तो x मल्टीप्लाई y अपॉन क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो यहाँ पे x क्या हो गया सीपी, प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया y, और अपॉन क्या हो गया 100। अब बात करता हूं आपके, जब लाभ और क्रय मूल्य गिवन हो और आपको पूछ ले कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र निकालने के लिए किसकी जरूरत है, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य और ऊपर क्या होएगा, लाभ और अब मल्टीप्लाई 100, और ये क्या हो गया आपका प्रतिशत हो गया। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आपको किस बात की नीड है, प्रॉफिट अमाउंट की और कॉस्ट प्राइस की। तो ये आ गया आपके प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और इसके लास्ट में क्या लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे, तो आपके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आगे बात करते हैं लॉस की, हानि की, हानि कब होगी, हानि कब होती है या हानि किस केस में होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने लाभ की बात की थी, तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा था तो हमारे पास क्या होता है, लाभ होता है। अब हानि की बात करूं तो लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि होता है। इसका मतलब जब आपके क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो आपको आपके सौदे में क्या होगी, हानि होगी। इफ यू हैव इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी
तो आपको क्या होगा, हानि होगी। तो कैसे होगी, लॉस होगा। तो लॉस कब होता है, हानि कब होती है, लॉस। सेकंड टॉपिक है आपका लॉस। लॉस कब होगा, लॉस होगा यदि क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है विक्रय मूल्य से मूल्य, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। तो आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी। इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी देन लॉस। अब लॉस कितना होगा, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए इन दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस निकालूं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको क्या हो, गिवन हो, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब बात कर लेते हैं कि ये हो गया सीपी माइनस एसपी, क्या हो गया, लॉस के लिए। अब सीपी के लिए बात कर लेता हूं या एसपी के लिए बात कर लेता हूं। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसी फॉर्मूले से देखो, विक्रय मूल्य का सूत्र देखते हैं। विक्रय मूल्य जब आपको क्या गिवन हो, लाभ और हानि और क्या गिवन हो, क्रय मूल्य गिवन हो। तो क्रय मूल्य गिवन है तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस क्या कर देते हैं, हानि कर देते हैं। जब क्रय मूल्य में से हानि कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपकी विक्रय मूल्य आ जाएगी। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको सीपी माइनस क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी। आगे बात करता हूं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। थर्ड फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य और हानि दी हुई है, तो विक्रय मूल्य और हानि दी हुई है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य और हानि को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, और ये आपके किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के। तो सीपी फाइंड करना है, तो एसपी प्लस आप क्या कर दो, लॉस कर दो। एसपी प्लस लॉस आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 100 में खरीदा, 10 की हानि हुई, तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 100 माइनस 10 बराबर 90। 90 रुपए में आप बेच दोगे 100 रुपए की वस्तु को, तो 10 रुपए की आपको क्या होगी, हानि होगी। यदि 90 रुपए में आप बेचते हो और 10 रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100 रुपए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट सारे लॉस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मूले से फाइंड करेंगे लॉस के केस में। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की, कि जब आपको लॉस का परसेंटेज गिवन हो तो आप अपना अमाउंट कैसे फाइंड करोगे कि लॉस का अमाउंट कितना है। तो लॉस के लिए बात कर लेता हूं, लॉस बराबर हानि बराबर क्या आ जाएगा, आपके क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, और ये आ गया आपके क्रय मूल्य। जब लॉस निकालना हो कि कितना लॉस हुआ, आपको परसेंटेज गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे, लॉस बराबर परसेंटेज ऑफ लॉस और सीपी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपके सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा, आपके लॉस आ जाएगा कि कितने रुपए का आपको क्या हुआ, हानि हुई, कितने अमाउंट का आपको लॉस हुआ। अब गिवन है, एक फॉर्मूला और बच गया लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत। जैसे लाभ प्रतिशत निकाला, वैसे ही हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य के ऊपर ही हम क्या करते हैं, लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, और लाभ की जगह क्या लिख दो, हानि लिख दो। तो
तो क्या हो गया, हानि प्रतिशत का क्या आ गया, सूत्र आ गया, इसके पीछे प्रतिशत लिख देना। अब लॉस परसेंटेज की बात कर लो कि लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो ऊपर लिखो लॉस, जहां पे प्रॉफिट लिखा था वहां पे लॉस लिखो और सीपी और मल्टीप्लाई 100 और ये आ गया परसेंटेज में आंसर। अब बात करते हैं हम टैक्स की। किसकी बात करते हैं, टैक्स की बात कर लेते हैं कि टैक्स कौन कौन से होते हैं और किसके ऊपर आपके टैक्स लगता है। कर की बात कर लेता हूं, कर। अगला टॉपिक क्या है आपके, कर टैक्स। अब टैक्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेता हूं। बिक्री कर, बिक्री कर, वेट और जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। माल व सेवा कर। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं वेट क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, WAT। और बिक्री कर का मतलब सेल टैक्स। ये जो सारे कर हैं आपके, ये सारे कर किसके ऊपर अदा किए जाते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर अदा किए जाते हैं। बिक्री कर कब लगता है, जब मैं कोई वस्तु बेचता हूं। बिक्री कर कब लगता है, जब मैं कोई वस्तु बेचता हूं कि 100 रुपए की वस्तु है या 100 रुपए मेरे वस्तु का मूल्य बना और मैं उसको बेचता हूं, तो बिल में मैं क्या ऐड करता हूं, टैक्स ऐड करता हूं। तो टैक्स कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर क्या निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं। जो मैं बेचता हूं, जो हमारा अमाउंट है, MRP है, उसके ऊपर 5% या 10% टैक्स वसूला जाता है और वो क्या किया जाता है, उस क्रय मूल्य या जितने रुपए का उसका मूल्य है उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जीएसटी भी ऐड किया जाता है क्रय मूल्य में और वेट भी क्या किया जाता है, क्रय मूल्य में ऐड किया जाता है। उसके बाद आपके बिल का अमाउंट आता है, भुगतान की राशि आती है। तो कर क्या होता है, कर की परिभाषा लिखते हैं। कर कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, कर सदैव क्रय मूल्य पर अदा किया जाता है। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज always paid on CP या परचेज प्राइस। जिस मूल्य से हम खरीदते हैं, जैसे कि 100 रुपए मूल्य बना तो हमारे पास ऊपर 5% टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कर का मूल्य क्या हो जाता है, कर का मूल्य जब आप 5% क्या करते हो, टैक्स देते हो। कर का मूल्य क्या हो गया कि क्रय मूल्य के ऊपर देता हूं तो क्रय मूल्य का कर प्रतिशत। जैसे प्रॉफिट किया वैसे ही हम क्या करते हैं, कर प्रतिशत इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या आ जाएगा, जब परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज ऑफ टैक्स और ऑफ सीपी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई टैक्स परसेंटेज अपॉन सीपी मल्टीप्लाई टैक्स परसेंटेज अपॉन 100 और ये क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट काउंट होके आ जाएगा। अब आप
कितने रुपए में वस्तु को बेचोगे या आपका विक्रय मूल्य या आप कितने रुपए भुगतान करते हो, कितने रुपए पे करते हो, उसकी फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य या भुगतान राशि क्या हो जाएगा आपके, क्या होता है, कर जुड़ता है और किस में जुड़ता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो क्रय मूल्य प्लस आपके क्या हो जाएगा, कर की राशि या कर का मूल्य, कर का मूल्य। SP इज इक्वल टू CP प्लस टैक्स अमाउंट। तो क्या आ जाता है अपने पास, अपना विक्रय मूल्य भुगतान की गई राशि आ जाती है। अब बात करता हूं पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने वेतन में 10%, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपके पास, A man got a 10% increase in his salary if his new salary is 54,000. Find this original salary. अब ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है और ओरिजिनल सैलरी की 10% ऐड करके उसको क्या मिलती है, 1,54,000 रुपए पेमेंट मिलती है। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सैलरी के ऊपर ही इंक्रीमेंट करते हैं, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर इंक्रीमेंट तो निकाल नहीं सकते कि 10% का इंक्रीमेंट इसके ऊपर निकाल लूं, नहीं, ये तो क्या है, फाइनल अमाउंट है। इंक्रीमेंट होके हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आता है। तो इंक्रीमेंट होके जो अमाउंट आता है, वृद्धि होके जो अमाउंट आता है, वो किसके ऊपर वृद्धि होता है, वो वृद्धि होता है अपने मूल वेतन के ऊपर, ओरिजिनल सैलरी के ऊपर। तो ओरिजिनल सैलरी का 10% क्या हो गया, उसका इंक्रीमेंट, वृद्धि होगी उसकी। तो ओरिजिनल सैलरी हमारे पास गिवन नहीं है और वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब भी आपको ओरिजिनल मूल्य या ओरिजिनल सैलरी या ओरिजिनल वेतन नहीं दिया हुआ हो या क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ हो, सबसे बड़ी बात ही करता हूं क्रय मूल्य की और ओरिजिनल सैलरी की, ये दोनों जब भी आपको गिवन नहीं हो आप क्या मान लोगे, उसको x मान लोगे। x मानने के बाद आप प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, प्लस करो या ऐड करो, वो सारी बातें बाद में होगी। जब भी आपको क्रय मूल्य और ओरिजिनल सैलरी गिवन नहीं हो तो आप क्या करोगे, उन दोनों को ही क्या मानोगे, x मानोगे। यहाँ पे हम क्या मानते हैं, जो अपना मूल वेतन है, जो मूल वेतन हमें ज्ञात करना है, मूल वेतन बराबर क्या मान लेते हैं, x रुपए मान लेते हैं। ओरिजिनल सैलरी क्या मान ली मैंने, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू x रुपीज। x रुपीज हमने क्या कर ली, ओरिजिनल सैलरी मान ली। अब ओरिजिनल सैलरी का 10% अपना क्या है, इंक्रीमेंट है, वृद्धि है। तो वृद्धि कितनी हुई अपने, वृद्धि बराबर क्या हुआ, मूल वेतन का 10% अपने क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। मूल वेतन का 10% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो कितना है अपना मूल वेतन, या क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट की बात कर लूं, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। क्या आएगा, ओरिजिनल सैलरी का आपके क्या है, 10% आपका क्या है, इंक्रीमेंट है। ये हो गया अपना इंक्रीमेंट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो ओरिजिनल सैलरी थी अपने x, ओरिजिनल सैलरी x थी और उसका क्या किया, 10% किया। तो 10% का मतलब 10/100 और ये क्या हो गया, अपने रुपीज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि x की यूनिट क्या है, रुपीज है। तो ये पूरा अपने क्या है, वृद्धि है, एक इंक्रीमेंट है, अमाउंट है, तो अमाउंट भी क्या होगा, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनल क्या आया, x अपॉन 10 अपने पास क्या आया, उसका इंक्रीमेंट आया। यदि x अपने सैलरी है और x का 10% क्या है, इंक्रीमेंट है, तो x का 10% क्या होता है, x बटा 10। अब क्या करें, अब हम क्या निकालते हैं, अपनी नया वेतन, नई सैलरी निकालते हैं। तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी, नई सैलरी बराबर पुरानी सैलरी प्लस वृद्धि। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या करूंगा, वही काम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, मूल वेतन प्लस वृद्धि बराबर क्या आता है, नई या नया वेतन। जो नया वेतन है वो कब आता है, पुराने वेतन में जो परसेंटेज का अमाउंट था वो ऐड कर दूं तो क्या आता है, अपना नया वेतन आता है। पुराना वेतन क्या माना, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, तो क्या आता है, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या आता है, न्यू सैलरी। अब बात करते हैं ओरिजिनल सैलरी की। ओरिजिनल सैलरी गिवन नहीं थी, हमने x मान ली, इंक्रीमेंट भी निकाल लिया x के ऊपर। ओरिजिनल सैलरी है x प्लस इंक्रीमेंट हुआ x अपॉन 10, किसके बराबर है, 1 2 3 के बराबर। नई सैलरी जो नया पेमेंट है वो कितना मिलता है, 1,54,000 रुपए। अब क्या कर लूं, इन दोनों को क्या कर लूं, कैलकुलेट कर लूं एलसीएम लेके। तो एलसीएम आएगा 10 और 10x प्लस क्या आ गया, x आ गया, 10x प्लस x अपने क्या आ गया, किसके बराबर आया, 1,54,000 के बराबर आया। अब बात करता हूं 10 और 1x कितना हो गया, 11x बटा 10 बराबर 1,54,000 रुपए। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसको पक्षांतरण करने पे गुणा में और 11 को पक्षांतरण करने पे भाग में। तो आंसर आएगा x बराबर 1 2 3 और 1 0 और बटा रुपए। भाग लगाऊंगा तो भाग आएगा अपने, भाग आएगा x बराबर 14 3 4, 1,40,000 रुपए उसकी क्या थी, पुरानी सैलरी थी। ये क्या हो गया, 1,40,000 रुपए, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है, और x क्या अपना मूल वेतन, पुरानी सैलरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अतः मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपए। हैंस ओरिजिनल और यही क्या आपका आंसर है, 1,40,000 आपका क्या है, पुराना वेतन या ओरिजिनल जो सैलरी थी जिसके ऊपर 10% हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था, और उसके बाद उसकी पेमेंट हो गई थी 1,54,000 रुपए। वो किसके ऊपर हुई थी, 1,40,000 रुपए के ऊपर हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर में गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्या निकालना है, सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई, किसके रेस्पेक्ट में, रविवार के रेस्पेक्ट में क्या निकालनी है, कमी निकालनी है। ऑन संडे 845 people went to the zoo
On Monday, only 169 people want. What is the percentage decrease in the people visit the zoo on Monday? मंडे के रेस्पेक्ट, जो मंडे की कमी थी उसको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? संडे के रेस्पेक्ट में उस परसेंटेज को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा उसकी बात कर लेते हैं। तो रविवार को क्या हुआ, व्यक्ति जो जू में गए उनकी संख्या लिखते हैं। तो रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति बराबर क्या है, रविवार को कितने व्यक्ति चिड़ियाघर गए? रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। पीपल वेंट टू जू ऑन संडे इज इक्वल टू 845। 845 व्यक्ति क्या गए? रविवार को चिड़ियाघर गए। अब बात कर लेते हैं सोमवार को जाने वालों की। सोमवार को चिड़ियाघर व्यक्ति बराबर कितने? 169। पीपल वांट टू जू ऑन मंडे इज इक्वल टू 169। तो सोमवार को कितने व्यक्ति चिड़ियाघर गए? वो क्या है? 169। अब बात करते हैं कमी की कि कितनी कमी आई। कमी की बात करता हूं तो कमी कैसे लिखेंगे? रविवार के व्यक्तियों में से जो सोमवार के व्यक्ति कम कर लूं तो उतने व्यक्ति सोमवार को चिड़ियाघर गए नहीं गए, उनकी कमी निकाल लेता हूं तो कमी क्या आएगी? कमी बराबर क्या आएगा? रविवार के व्यक्ति 845 और माइनस क्या कर लू? सोमवार के व्यक्ति। ये क्या आ गया? डिक्रीमेंट। क्या आ गया अपने पास? डिक्रीमेंट आ गया। डिक्रीमेंट कितना हुआ? डिक्रीमेंट हुआ मंडे को जो व्यक्ति जू गए थे उनमें से, संडे को जो जू गए थे उनमें से मंडे वालों की काउंटिंग क्या कर लेता हूं? कम कर लेता हूं। तो आंसर आया अपने पास 676 व्यक्ति सोमवार को क्या नहीं गए? जू नहीं गए। अब क्या करते हैं? इसका क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं, कमी का प्रतिशत निकालते हैं। कमी प्रतिशत निकालते हैं। कमी का निकालना है तो कमी बटा किसके ऊपर निकालना है? किसके लिए निकालना है? सोमवार के लिए। सोमवार में कमी कितनी आई? 646 व्यक्तियों की कमी आई। किसके साथ आई? रविवार वालों के रेस्पेक्ट में आई। तुलना किससे करते हैं? रविवार वालों से क्या करते हैं? सोमवार वालों की तुलना करते हैं। तो नीचे आएगा कमी बटा रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, और क्या आ जाएगा? किससे गुणा हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट के परसेंटेज निकालने हैं। तो डिक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीमेंट अपॉन went to zoo on संडे और मल्टीप्लाई 100। कमी कितनी है? डिक्रीमेंट कितना है?
6 7 6 अपॉन 8 4 5 मल्टीप्लाई 100 और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आगे क्या लिख देना, परसेंटेज लिख देना। ये हुआ जब इसको किससे किया, कट 5 से, तो ये हुआ 20 टाइम और ये हुआ 169 टाइम। तो रिन्यू करते हैं तो 7 6 अपॉन 169 मल्टीप्लाई 20 परसेंटेज। अब जब इसको और सॉल्व करूंगा 13 से तो ये 13 किससे कट गया और ये 13 से कट करते हैं तो कितने टाइम्स, 52 टाइम्स। तो ये हो गया 52 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 20 परसेंटेज। अब 30 से इसको फिर कट किया तो 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 20, आंसर आया 20% की क्या हुई, डिक्रीजिंग हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लास बड़ी हो गई है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।